जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हैं, किंतु अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। वेलकम बैक टू माय यार स्टूडेंट्स, विभिन्न वैदिक फिजिक्स क्लासेस के इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है इसका स्टेटमेंट, किस तरह से इसको समझेंगे। कल रात को हमें किरचॉफ सर ने फोन किया, किरचॉफ सर ने हमें रात में फोन किया और बताया कि किरचॉफ के नियम को आपको याद नहीं करना है, उसको आपको समझ करके याद करना है ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक बना रहे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो आइए देखते हैं किरचॉफ सर ने फोन करके किरचॉफ सर ने कल रात में मुझे फोन लगाया। आपको विश्वास नहीं हो, किरचॉफ सर ने मुझे कल रात में फोन लगाया और फोन लगा करके बताया कि किरचॉफ के नियम को आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसको आपको केवल इतने फार्मूले से याद रखना होगा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ध्यान रखेंगे, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, केवल इतने फार्मूले से आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम याद रखना है। आइए देखते हैं कैसे इससे आप याद रख पाएंगे। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई से देखिए, ये आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का चित्र हमने थोड़ा सा पहले से बना लिया है। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा परिपथ जो है बंद है। किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथों के लिए सत्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल और केवल बंद परिपथों के लिए सत्य है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं, आप लोग देख पा रहे होंगे पहले खंड में यहाँ से बहने वाली धारा I1 है, दूसरे खंड में बहने वाली धारा I2 है और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, संगत मतलब I1 धारा के लिए प्रतिरोध आपका R1 है, I2 धारा के लिए प्रतिरोध R2 है। तो I1 R1 प्लस I2 R2 मतलब धारा गुणे प्रतिरोध का बीजी योग। बीजी योग का मतलब चिन्ह सहित, यदि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आपको दिशा धनात्मक I1 R1 धनात्मक लेना होगा। तो यदि धारा की विपरीत कहीं आपका फंस रहा है तो वहां के केस में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I और R का गुणनफल ऋणात्मक लेना होगा। तो ये बात जब हम प्रूफ करेंगे तो समझ लेंगे। पहले नियम है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पर दोनों में गुणे की चिन्ह है, गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे सेलों का बीजीय योग विद्युत 2 से लगे हैं यदि, तो कहने का मीन्स आप इतने से ही याद रख सकते हैं कि किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराएं, अलग अलग खंडों में धाराएं बह रही तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का आपको गुणनफल करना होगा I1 R1 का बीजीय योग। बीजीय योग का मतलब चिन्ह सहित योग जो है वो परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। सिग्मा का मतलब है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का कुल बीजीय योग, यहाँ सिग्मा है विद्युत वाहक बलों का कुल बीजीय योग। तो मतलब आपको ध्यान में रखना है कि किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। आई होप आपके दिमाग में ये फिक्स हो चुका होगा। तो आइए हम इसे इरेज कर देते हैं और इसे आप लोग जल्द से जल्द द्वितीय नियम को नोट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने किरचॉफ का प्रथम नियम, हम ये मान के चल रहे हैं किरचॉफ का प्रथम नियम आपसे 100% आ रहा है। नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये पहले से हमने लिख लिया है, देख रहे होंगे। किसी बंद विद्युत परिपथ की प्रत्येक खंड में बहने वाली समस्त विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। आई होप आपके दिमाग में द्वितीय नियम क्लियर हो गया होगा। गणितीय रूप में सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये बिल्कुल वही लिखा है जो किरचॉफ सर ने मुझसे फोन करके कल रात में कहा कि सिग्मा आई आर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का कुल बीजीय योग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। पेन कॉपी निकालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें।
जल्दी से नोट डाउन कर लें या तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लें। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे अब इसकी व्याख्या की ओर, क्योंकि आपको पहले नियम लिखना होगा फिर इसकी व्याख्या करनी होगी। ये तो पता ही होगा कि सन 1842 में दोनों नियम दिए गए थे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। पहले नियम में हम आपको ये बता चुके हैं। व्याख्या, तो व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले फिगर देख लें। माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। आप लोग देखिए ये वाली लाइन इसके समांतर। माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं आप लोग देख पा रहे होंगे क्रमशः I1 व I2 है। फिर लिखना है आपको, माना परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, प्रभावी प्रतिरोध या बाह्य प्रतिरोध आप कहेंगे कैपिटल R है, तथा इससे होकर प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। बस इतनी सी लैंग्वेज लिखनी है। फिर से सुने, माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 है। माना परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध R है तथा इससे होकर प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है। तो आइए हम लोग इस लाइन लिख लेते हैं। माना E1 व E2, ध्यान रखेंगे, E1 व E2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेल, ध्यान रखेंगे दो सेल E1 व E2 जिनके काम लगा के लिखिए, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः, ध्यान रखेंगे आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या रखना है आपको, R1 व R2 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े। यहां तक आपके दिमाग में लैंग्वेज क्लियर हो गई होगी। माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्या है, माना इन सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2, क्रमशः I1 व I2 है। माना परिपथ का बाह्य प्रतिरोध R है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है आप देख लें, बाह्य प्रतिरोध, माना परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तथा इससे होकर प्रवाहित धारा, इससे मतलब बाह्य प्रतिरोध से, इससे होकर प्रवाहित धारा कितनी है आपके खुद देख लें, प्रवाहित धारा I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 है। आई होप आपके दिमाग में यहाँ तक लैंग्वेज क्लियर हो गई है। अब हम लोगों को चलना होगा बंद परिपथ, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथों के लिए सत्य है। और पहला बंद परिपथ क्या है, किरचॉफ सर ने कल रात हमें फोन करके बताया, ABEF पहला बंद परिपथ नहीं है। ध्यान रखिए, ABEF पहला बंद परिपथ नहीं है। क्यों नहीं है आपको समझना होगा। A to B जा रहे हैं, A से आप B जा रहे हैं, B से आप E जा रहे हैं, और E से यदि आप F तक जाते हैं तो क्या ये बंद परिपथ है? बिल्कुल नहीं है। बंद परिपथ तब होगा जब आप फिर से A तक आ जाएं। ABEFA पहला बंद परिपथ क्या होगा? ABEFA होगा। तो यहाँ आपको यहीं से स्टार्ट करना है। हम पहले बंद परिपथ में चलेंगे। अब पहले बंद परिपथ ध्यान रखेंगे, पहले बंद परिपथ और कौन सा है? ABEFA में, ABEFA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के किस नियम का प्रयोग करना है आपको? द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से।
तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको याद रखना है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का कुल बीजयोग परिपथ में लगाए गए कुल विद्युत वाहक बलों के बीजयोग के बराबर होता है। तो यहाँ आपको धारा और प्रतिरोध का गुणनफल करना है I1 R1। ये देखिए I1 R1 कैसे होंगे, हम A से B आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप खुद देख पा रहे होंगे A से B पहले आना है आपको, A से B आ रहे हैं, धारा I1 भी निकल कर A से B आएगी, इसलिए धारा गुणे इसका जो संगत प्रतिरोध है धनात्मक लेंगे। तो I1 R1 यहाँ धनात्मक प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस के बाद यहाँ पर माइनस। माइनस क्यों होगा, देखिए जब हम B से E की ओर जाएंगे, B से आपको जब E जाना है, B से E जाएंगे, तो देखिए हम B से E जा रहे हैं, बट धारा जो है वो E से B की ओर आ रही है, इसलिए यहाँ धारा गुणे प्रतिरोध जो होगा वो ऋणात्मक होगा, I2 R2 आपका ऋणात्मक होगा। और राइट साइड में कुल विद्युत वाहक बल होता है, तो जिस तरह से पहली वाली का धारा गुणे प्रतिरोध धनात्मक, तो विद्युत वाहक बल भी धनात्मक, और I2 R2 का ऋणात्मक है, तो यहाँ विद्युत वाहक बल भी ऋणात्मक होगा। इसे समीकरण 1 लेना है। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आइए एक बार और देखने से, जल्दी से देखें। A से B आए, धारा भी इधर I1 जो है निकल करके A से B आ रही है, तो I1 R1 धनात्मक होगा। फिर हम B से E जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बंद परिपथ A B E F A में है, तो जब आप B से E जा रहे हैं बट धारा E से B आ रही है, धारा विपरीत दिशा में I2 आ रही है, इसलिए I2 R2 ऋणात्मक होगा, धारा गुणे प्रतिरोध ऋणात्मक होगा। और राइट साइड में भी आपको दिमाग नहीं लगाना है, विद्युत वाहक बल पहले सेल का दूसरे वाले का ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरे वाले की धारा गुणे प्रतिरोध ऋणात्मक है, पहले का धनात्मक, तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये भी ऋणात्मक। आई होप पहला इक्वेशन आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। किरचॉफ सर ने रात में हमें फिर से फोन किया और बताया कि दूसरा बंद परिपथ भी आपको लेना है, BCDEB। दूसरा बंद परिपथ यहाँ से B से स्टार्ट करेंगे, BCDEB, ये आपका एक बंद परिपथ है। अब बंद परिपथ जल्दी से चलेंगे। अब बंद परिपथ दूसरा वाला जो है BCDEB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से चलना होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से अब देखिए, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर लाइंस को हम इरेज कर देते हैं, लाइंस आपको बिल्कुल नहीं खींचना। तो देखिए अब हमें B से C जाना है। अब आपको देखिए I2 धारा भी निकल के B से C आ रही है। एक बात और ध्यान रखना है, जब हम द्वितीय बंद परिपथ में चलेंगे तो ये मान के चल रहे हैं AF वाली लाइन ये वाला है ही नहीं, ऊपर की ओर इसे इमेजिन नहीं करना। B से C आ रहे हैं, I2 धारा भी निकल के B से C आ रही है, मतलब I2 R2 यहाँ धनात्मक होगा, I2 R2 आपका धनात्मक हो गया। फिर इसके बाद आपका देखिए, फिर हम C से D जाएंगे, C से D ही जाना है, ये एरो बता रही है, और धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, तो इसकी जो टोटल धारा है और इसका टोटल प्रतिरोध ये भी धनात्मक, मतलब यहाँ धारा I1 प्लस I2 को ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि I1 प्लस I2 प्लस में है, पूरी धारा को लिखे और गुणे पूरा प्रतिरोध इसका R, यहाँ पर इनटू माना जाता है, और बराबर। यदि आप अच्छे से देखें, इस पूरे परिपथ में केवल एक सेल लगा है, तो इधर केवल आपका E2 आएगा। इसे समीकरण 2 देंगे, इसे आप समीकरण 2 देंगे। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक कहानी क्लियर है? फिर से देखें, B से C आए, I2 धारा भी B से C आएगी, इसलिए I2 R2 धनात्मक। फिर आप C से D जाएंगे, तो यहाँ टोटल धारा I1 प्लस I2 है, धारा की दिशा में ही चल रही है, ये भी धनात्मक। लेकिन इस पूरे परिपथ में केवल एक सेल लगा है, इसलिए विद्युत वाहक बल के स्थान पर E2 बसाएगा। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं स्मार्ट तरीके से कि समीकरण 1 व 2 की सहायता से, 1 व 2 की सहायता से, ध्यान रखना है, 1 व 2 की सहायता से I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। अब आपको याद होगा, हम आपको बता चुके हैं कि किरचॉफ सर ने हमें कल रात में फोन किया था और बताया था कि
केवल I1 और I2 के मान ही आपको ज्ञात करने हैं, ना तो E1 का करना है, ना E2 का करना है, ना R1 का करना है, ना R2 का करना है। इनसे हमारी दुश्मनी क्या है? इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है या किरचॉफ का नियम केवल धारा वितरण संबंधी नियम है, वो धारा को बताएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना, केवल लास्ट में आपको लिखना होगा I1 व I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ज्ञात करके दिखाना भी नहीं। और ज्ञात आप तब कर पाएंगे जब आपको E1, E2, R1, R2 की वैल्यू इसमें दी हो, तभी आप I1, I2 के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आई होप अब आपके दिमाग में किरचॉफ का द्वितीय नियम भी फिक्स हो गया होगा। आइए हम इसमें से एक नोट निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल। यदि इसके गणितीय रूप को आप देखें, यदि इसके गणितीय रूप को देखें, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई है। अब आप देख पा रहे होंगे सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, और ओम के नियम से देखें तो भी बराबर आई आर होता है। ओम के नियम से भी बराबर आई आर, तो आई आर की जगह में भी रख दिए और बराबर सिग्मा ई हो जाएगा ये। तो यहां से क्या क्लियर है? तो इस नियम को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ में विभवांतर का कुल बीजीय योग उस परिपथ में विद्युत वाहक बलों के कुल बीजीय योग के बराबर होता है। ये सिग्मा आपका भी है, मतलब कुल मिलाकर विभवांतर का कुल बीजीय योग, और ये सिग्मा ई है विद्युत वाहक बलों का कुल बीजीय योग। अतः किसी बंद विद्युत परिपथ में विभवांतर का कुल बीजीय योग सेलों के कुल विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा नोट, शुरू में ही बता चुके हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथों के लिए सत्य है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके दिमाग को 100% फिक्स हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।